अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको सेकंड डिलीवरेबल के बारे में गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने सेकंड डिलीवरेबल बनाना है, किस तरह से उसमें जो मौजूद डायग्राम्स हैं हमने उनको बनाना है और किस तरह से ये डायग्राम्स हमारे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन और हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट होंगी, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपका ये सेकेंड डिलीवरेबल का डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ये सेकेंड डिलीवरेबल जो आपने सबमिट करवाना है, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपने बनानी है। तो मैं वन बाय वन उनको बताऊंगा कि आपने वो कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है यूज़ केस डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद यूज़ केस डायग्राम रिफाइंड, फिर डोमेन मॉडल, फिर सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम और डाटा मॉडलिंग और क्लास डायग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यूज़ केस डिस्क्रिप्शन से। यूज़ केस डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि आपने जो यूज़ केस बनाए होते हैं, यूज़ केस से सभी लोग फेमिलियर होंगे कि यूज़ केस क्या होता है। यूज़ केस एक्चुअली में इस तरह से होता है जहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें सेंट्रल जो बॉक्स है इसे हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं, और फिर इसके अंदर उस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें हम ओवल शेप में शो करवाते हैं, और उन फंक्शन को जो परफॉर्म कर रहा होता है एक्टर, उसे हम इस साइड पे रखते हैं एक्टर्स के तरह से। तो एक्टर क्या होता है, जो किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और जो ओवल शेप में है वो फंक्शन का नाम होता है। हम नॉर्मली जिसके लिए सिस्टम बनाया जाता है, जो हमारा प्राइमरी एक्टर होता है उसको लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, और जो सेकेंडरी एक्टर होता है उसे हम राइट साइड पे रखते हैं। तो ये एक सिंपल यूज़ केस डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है। हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इस यूज़ केस डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इसे ड्रॉ करने से पहले हमें कंसेप्चुअली इस डायग्राम को समझना होगा कि ये डायग्राम किस तरह से बनेंगे और हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक ये शेप्स कौन सी होंगी और क्या क्या शेप्स आएंगी। तो मैं आपको एक सिंपल, क्योंकि सभी के प्रोजेक्ट डिफरेंट हैं, तो मैं आपको किसी एक सिंपल प्रोजेक्ट से गाइड कर देता हूँ कि इस डायग्राम को आपने कैसे बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रोजेक्ट व्यू में एक सिंपल यूज़ केस डायग्राम जो मैंने ड्रॉ की हुई है और वो यहाँ पे है। फाइंड अ लेबरर की यूज़ केस डायग्राम है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड की यूज़ केस डायग्राम है। तो लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड की डायग्राम को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाई हुई है जो कि थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि हमारा, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल प्रोजेक्ट की बात करूं, अब में से बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं डिफरेंट हैं। तो अगर एक सिंपल प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि जैसे कि हर एप्लीकेशन में एक कस्टमर है और एक एडमिन होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से वो कस्टमर या एम्प्लॉयर या जो भी है आपने उसको लेफ़्ट साइड पे रखना है, और फिर आपने सोचना है कि ये क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं चीज़ें। जैसे कि अगर मेरे पास ये डायग्राम है तो देखें, एम्प्लॉयर हो या एडमिन, वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर सकता है, नया अकाउंट बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको इससे कनेक्ट करवा दिया है। फिर लॉगिन कर सकते हैं, जो कॉमन होंगे उसको आप दोनों तरफ से कनेक्ट कर देंगे, और जो सिर्फ स्पेसिफिक होंगे किसी यूज़र से आप उन्हें सिर्फ वन लाइन के साथ, जैसे कि यहाँ पे एक ये इस तरह की ये लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड है जिसमें ये प्रोजेक्ट है जिसमें सारी लेबर को हम क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे और फिर लोग इसको हायर कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लेबरर और एम्प्लॉयर आएगा हमारे पास, वो सबसे पहले देखेगा कि उसे करना क्या है, वो कैटेगरीज़ को व्यू करेगा, फिर उस लेबरर की प्रोफाइल देखेगा, फिर वो बुक करेगा किस सर्विस को, फिर वो पेमेंट करेगा, फिर उसको नोटिफिकेशन आएगी, फिर वो फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये उसके फंक्शन, इस तरह एडमिन के भी फंक्शन होते हैं, जैसे मैनेज सर्विसेज, तो आपके यहाँ पे मैनेज कैटेगरीज आएगा, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट होगा, मैनेज प्रोडक्ट होगा, ये सारा कुछ होगा। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा हुआ, तो आप इससे इंक्लूड और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि एक सर्विस के अंदर दूसरी सर्विस, जैसे मैंने कैटेगरी है तो हम इसके ऊपर एक सिंपल एक्सटेंड लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसे करूँ यहाँ पे, तो एक नया एक्सटेंड लगा के तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे मैनेज कैटेगरी का मतलब ऐड कैटेगरी, फिर इसी तरह से आप इस तरह का एक और बना के, तो आप इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से मैंने ये बनाया है। तो आप यानी एक यूज़ केस के अंदर फर्दर यूज़ केस भी हो सकते हैं अगर वो बड़े लेवल का यूज़ केस है। जैसे मैनेज का मतलब होता है ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना और व्यू करना। तो आप इस तरह से इंक्लूड और एक्सटेंड लगा सकते हैं। तो ये एक यूज़ के डायग्राम है जिसे आपने बनाना है। इसे किस तरह से बनाना है, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजो में हूँ, तो इसमें यूज़ केस डायग्राम बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी डायग्राम आ जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक डायग्राम भी आ जाएगी।
और कैटेगरीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे ये सारा कुछ, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पे आप लिखेंगे यूज़ केस, तो यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम आपकी आ जाएगी और फिर आप उससे बनाना शुरू, आपके सामने एक सिंपल फाइल ओपन हो जाएगी और वो इस तरह से फाइल होगी, एक ब्लैंक फाइल होगी है, उसके ऊपर कुछ लगा होगा। तो आपने उसके ऊपर सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री ड्रा कर लेनी। इस तरह से आप सिस्टम बाउंड्री ड्रा करेंगे। यहाँ पे आप इसका फाउंड जो है, जो सारी डॉक्यूमेंट का है, कोई अच्छे वाला फाउंड कर लें, जैसे एरियल। तो यहाँ पे फिर सिस्टम का नाम, जैसे कि एक सिस्टम का नाम मेरे जहन में आ रहा है, स्मार्ट रेस्क्यू सिस्टम। आप इस तरह से नाम लिखेंगे और इसे सेंटर लाइन कर देंगे तो ये आपके सिस्टम का नाम आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्टर बनाना है, तो एक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आएंगे। आप शेप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एक्टर के ऊपर क्लिक करके आप कुछ भी लिखेंगे तो वो उसके नीचे लिखा जाएगा। जैसे मैंने एक्टर पे क्लिक किया तो ये कौन सा एक्टर है, ये क्या काम कर रहा है, फिर उसके बाद इसका ये यूज़ केस, इस तरह से आप लेते आएँ। तो आप शेप को एक यूज़ केस बना लें, एक स्टैंडर्ड सा यूज़ केस जितना आपने बनाना है उसका फॉन्ट वगैरह सेट कर लें और उसके बाद आप सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट, आप इसको कॉपी पेस्ट करते यहाँ पे ये सारा कॉपी हो गया। आपने सिर्फ एक यूज़ केस को पकड़ना है, फिर कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो इस तरह से आपके पास ये आते जाएंगे तो आप इसमें जो भी लिखना चाहें। और फिर इसको कनेक्ट कैसे करना है, दो तरीके हैं कनेक्ट करने के। एक सिंपल तरीका, एक लाइन यहाँ से उठाएँ और इस पहले एक के ऊपर रख दें, फिर इसी लाइन को पकड़ें और दूसरे के ऊपर रख दें। ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, तो इससे आसान तरीका क्या है कि आप जिस चीज़ को कनेक्ट करना है, यानी दोनों चीज़ों में से जिस चीज़ को कनेक्ट करना है, आप उसके ऊपर कर्सर लेके आएँ और यहाँ पे एरो का निशान आएगा। तो आप एरो के निशान को पकड़ के इसके ऊपर डाल देंगे तो ये बन जाएगा। या फिर अगर आपने यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना है, तो आप इसमें से इसके कॉर्नर को पकड़ते जाएँ और कनेक्ट करवाते जाएँ। और अगर यूज़ केसेस को आपस में करना है तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये आपको इंक्लूड और एक्सटेंड देगा। और अगर आपने रिलेशनशिप के ऊपर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि इंक्लूड्स, एक्सटेंड, तो इसके अंदर फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं और वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका था। शेप बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तो ये है कि आपने ये असेस करना कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से यूज़ केस होंगे, कौन कौन से एक्टर्स होंगे। तो ये आप अगर अपने प्रोजेक्ट को, जैसे कि मैंने डोमेन मॉडलिंग आपको करके दी हुई है, तो अगर आप देखें तो आपके पास जितने भी कंट्रोल आते हैं जो साइड बार में आते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिट का जो प्रोजेक्ट है उसमें साइड बार में कंट्रोल है कि वो ऐड कर सकता है न्यूट्रिशनिस्ट को, वो ये कर सकता है, वो जो भी काम कर सकता है जिसके लिए आपने उसे मेन्यू प्रोवाइड किया हुआ है, वो असल में हम सिंपली यूज़ केस में लिख देंगे। जैसे एक सिंपल प्रोजेक्ट शॉपिंग मॉल वाला, तो उसमें आप कैटेगरीज़ को एडमिन ऐड करता है तो लिखेंगे मैनेज कैटेगरीज़, ऐड कैटेगरीज़, डिलीट कैटेगरीज़। ये जितने भी फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है वो सारे ये ओवल शेप में यूज़ केसेस में लिखेंगे और उसे कौन परफॉर्म कर रहा है उसे कनेक्ट करवा देंगे उसके एक्टर के साथ। और फिर कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर लॉगिन कर रहा है, कस्टमर परचेज़ कर रहा है, कस्टमर व्यू कार्ड कर रहा है, कस्टमर चेकआउट कर रहा है, कस्टमर फीडबैक दे रहा है, ये सारे काम उसके भी इसी में लिखेंगे। तो इसमें लिखने के बाद उसे सिर्फ कनेक्ट करवा देंगे। तो एक सिंपलेस्ट अप्रोच आप इस तरह से रखें कि आप इसे ना, जैसे कि आप लोगों ने यूज़ केस देखा हुआ है, आपने यूज़ केस देखा होगा ये वाला, तो इसमें उन्होंने ना ये बनाया तो है, बिल्कुल अच्छा बनाया है, लेकिन उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया हुआ है। तो आपके अगर नंबर आपने ज़्यादा लेने हैं तो आप इसे मैसअप ना करें, आप इसे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन इंटरफेस इसका रखें। आप सिंपली क्या करें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आपका ये है, ये लेबर इंफॉर्मेशन बोर्ड का यूज़ केस डायग्राम है मेरे पास। तो यहाँ पे देखें मैंने जितने लेबर के थे उसको एक साइड पे कर दिया ताकि ये आपस में मिक्सअप ना हो, और फिर यहाँ पे ये वाले और जो कॉमन थे मैंने सेंटर में रख के तो इसको इस तरह से किया हुआ है। तो ये सिंपल अप्रोच थी यूज़ केस बनाने की। एक सिंपल यूज़ केस बनाने के बाद अब पार्ट 2 शुरू हो रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप वीडियो को यहाँ पे ब्रेक करें और पहले एक यूज़ केस को बना लें और इसे समझ लें ये कैसे बनाए, आप यूज़ केस डायग्राम को बना लें। या फिर अगर आप सारी वीडियो को एक साथ सुनना चाहते हैं, लेकिन एक साथ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपके जहन में कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ नहीं रहेंगी, तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और अपने सारे ये वाले जो बना लें। और सबसे पहले आपने ये करना है कि इसे नोटबुक पे बनाना है, क्योंकि टूल में बार बार जाना है, बार बार एडिट करना, तो जैसे मुश्किल काम हो जाएगा। पहले आप इसे नोटबुक पे बना लें तो फिर जस्ट आपका काम होगा कि सिर्फ इसको ऐसे कनेक्ट करवाना है, तो वो काम ज़्यादा इजी हो जाएगा, ना कि आप यहाँ पे आएँ पहले सोचें करना क्या है, फिर एक डायग्राम लगाएं, फिर सोचने बैठ जाएं, फिर डायग्राम लगाएं, फिर सोचने बैठ जाएं। तो एक ही बार में सारा नोटबुक पे कर लें, वहाँ पे अरेज भी आसानी से कर सकेंगे, वहाँ पे सारे काम कर सकेंगे। तो फिर उसे नोटबुक से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना आपके लिए सिर्फ 5-10 मिनट का काम होगा।
अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका पार्ट टू में क्या करना है। पार्ट टू में वैसे तो उन्होंने इसे पार्ट वन लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे पार्ट टू कंसिडर करूँगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ पहले बना लें तो ये चीज़ बनानी ज़्यादा आसान हो जाती है। आपने यहाँ पे ये यूज़ केस डायाग्राम अभी बनाई है, अभी जो आपने बनाई है वो यूज़ केस डायाग्राम बनाई है। अब आपने इसी यूज़ केस डायाग्राम को अपने टेक्सचुअल फॉर्म में भी लिख कर देना है। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा हुआ कि आपने यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, इसे हम कहते हैं यूज़ केस डिस्क्रिप्शन, या फिर असल में यूज़ केस हम इसे ही कहते हैं, उसे तो यूज़ केस डायग्राम कहते हैं। तो इसमें आपने एक बॉक्स टाइप चीज़ बनाई जिसमें सारी चीज़ें, जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के ये यूज़ केस, जैसे आपने लॉगिन का बनाया हो तो यहाँ पे आपने लिखना है दिस यूज़ केस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लॉगिन प्रोसेस ऑफ यूज़र। उसके बाद प्री कंडीशंस क्या होंगी कि सबसे पहले यूज़र लॉगिन होगा, यानी प्री कंडीशन का मतलब पहले कौन कौन से काम, जैसे कि अगर यूज़र लॉगिन करना चाहता है तो इससे पहले लॉगिन का पेज उसने ओपन किया हो, इंटरनेट सही चल रही हो, उसकी एप्लीकेशन सही चल रही हो। बेसिक फ़्लो क्या होगा, यूज़र नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, फिर बटन पे क्लिक करेगा और वो लॉगिन हो जाएगा। फिर अल्टरनेटिव फ़्लो अगर ये ना हो, अगर उसका यूज़र नेम पासवर्ड गलत हुआ तो फिर क्या होगा, तो यहाँ अल्टरनेट फ़्लो में लिख देंगे। उसके बाद पोस्ट कंडीशन के अगर कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो पोस्ट कंडीशन क्या होंगी कि वो लॉगिन हो चुका होगा, अपने पैनल में पहुँच चुका होगा। तो आपके पास वैसे ये थोड़ा कम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसे किस तरह से लिखना है। ये तो था एक सिंपल। अब यूज़ केस आपने लिखने कैसे हैं। यूज़ केस लिखने के लिए आपने यहाँ पे ये उसी प्रोजेक्ट का जिसके हमने यूज़ केस अभी अभी देखे थे, उसी का मैंने ये ओपन किया और साथ में ही मैं इसकी वो ओपन कर लेता हूँ डायग्राम, बल्कि डायग्राम भी यहीं पे बनी होगी। ये है उसका यूज़ केस, इसकी पिक्चर हमने लगाई हुई है। अब इसमें देखें बहुत से फंक्शन है, हर फंक्शन को अलग अलग से हमने बताना है, ब्राउज सर्विस, व्यू प्रोफाइल, ये सारा कुछ। इसको आपने जस्ट टेक्सचुअल फॉर्म में लिखना होगा। टेक्सचुअल फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपने यूज़र सिनेरियो हम इसे कहते हैं, यहाँ पे देखें वही जैसे वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे ये क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आपकी जो इंस्ट्रक्टर ने कहा हुआ है, आपके इंस्ट्रक्टर ने ये कहा हुआ है कि आपने इसे इस तरह से बनाना है। मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ स्क्रीन पर। ओके, और साथ में ये वाला, इसका ये नेविगेशन ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे देखें वही चीज़ है, जैसे इसे आपने टेबुलर फॉर्म में कर देना है। देखें उन्होंने जो हेडिंग कही हुई है वही इस तरह से, जैसे सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आपको इस यूज़ केस का टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक ही हेडिंग यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी। वैसे मैं ये आपको कहूँगा कि आप इसके ऊपर एक टाइटल का भी हेडिंग बनाएं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ केस टाइटल के, ये यूज़ केस किस लिए था, लॉगिन के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखें, तो आप लिखेंगे इन दिस यूज़ केस लेबरर एडमिन एम्प्लॉयर विल बी एबल टू लॉग इन। तो ठीक है, ये आप थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सिर्फ टेक्सचुअल काम होगा। और फिर उसके बाद प्री कंडीशन क्या होंगी, तो प्री कंडीशन होगी रिस्पेक्टिव वेब पेज शुड बी ओपन करेक्टली। उसके बाद सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन एट अदर पर्पसेस आर अवेलेबल, ये सारा कुछ यानी कि प्री कंडीशन। पहली चीज़ टाइटल आप लिखेंगे यहाँ पे टाइटल, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि इस यूज़ केस में क्या असल में हो रहा है। प्री कंडीशन में आप लिखेंगे कि ये काम करने से पहले क्या क्या हो जाना चाहिए। जैसे अगर एक बैंक का सिस्टम है, बैंक में कैश विड्रॉ करने के फंक्शन से पहले लॉगिन होना ज़रूरी है, फेसबुक में पोस्ट करने से पहले लॉगिन होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब कि लॉगिन हुआ होगा। जैसे आप जब मैनेज कैटेगरी लिखेंगे ना, तो अब आप लिखेंगे कि एडमिन शुड बी लॉग्ड इन सक्सेसफुली अदरवाइज इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। तो आपने लिख लिया। उसके बाद बेसिक फ़्लो क्या होगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ टास्क सीक्वेंस, फ़र्क सिर्फ यही है, यहाँ पे लिखा है टास्क सीक्वेंस। तो आप यहाँ पे बेसिक फ़्लो लिखेंगे कि सबसे पहले यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, फिर वो क्या करेगा, ये ईमेल पासवर्ड और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना सेलेक्ट करेगा, फिर लॉगिन के बटन में। ये इसका बेसिक फ़्लो है। आपका ये वाला जो है वो इस फॉर्म में आएगा, आप इसे एक ही टेबल के सेल में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसके पोस्ट प्री अल्टरनेटिव फ़्लोज़ का मतलब यहाँ पे उन्होंने यही हेडिंग दिया कि एक्सेप्शन हो सकता है उसके इनकरेक्ट क्रेडेंशियल हो, वो लॉगिन ना हो। तो यहाँ पे आप इसे टेबल के न्यू रॉ में ही आप जैसे चाहें टास्क सीक्वेंस है ना, इसी तरह का एक और बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे अल्टरनेटिव फ्लोज। तो उसमें कहेंगे यूज़र मे बी नॉट एबल टू लॉग इन बिकॉज ऑफ रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये आपका अल्टरनेटिव फ्लो होगा। फिर उसके बाद आपका लास्ट वाला हेडिंग जो है पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन का मतलब कि बाद में क्या होगा, कहता है इफ़ यूज़र नेम
and email is correct, then the user should be able to log in his respective panel। ठीक है, तो ये हो गए पोस्ट कंडीशन। आपके पास यहाँ पे टेबल एक बनेगा जिसमें इतनी रॉज होंगी, कितनी रॉज होंगी, यहाँ पे एक टाइटल के लिए, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए, एक प्री कंडीशन के लिए, फिर बेसिक फ्लो के लिए, फिर अल्टरनेटिव फ्लो। और इस तरह से आपने समझने के ये बॉक्सेस बनाने हैं और इसी को हम कहेंगे यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस। तो असल में आपने ये बनाना है यहाँ पे, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली काम करते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि आपने ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। तो आपका वैसे सिंपल है ये, तो आपने इस तरह से ये जितने भी, और ये लिखने कैसे हैं, आपने इस डायग्राम को देखते जाना है और इसमें जितने भी यूज़ केस हैं सबके बनाने हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी यूज़ केस का बिल्कुल ये बन ही ना सके, क्योंकि गेट नोटिफिकेशन जो ईमेल जाएगी या मैसेज आएगा ये तो सिंपली ऑटोमेटिकली सेंड होगा। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सिस्टम से कोई काम करेंगे, बल्कि जब हम कोई काम करेंगे ये तो उसके बदले में आएगा। इसका मतलब कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक यूज़र कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसके लिए आप कहेंगे नो यूज़ केस डिस्क्रिप्शन अवेलेबल फॉर दिस यूज़ केस बिकॉज दिस टास्क शुड बी डन ऑटोमेटिकली। इस तरह से आप कोई भी वर्डिंग लिख के तो उनको बता सकते हैं कि भाई ये काम तो खुद हो रहा है, तो हम इसके लिए यूज़ केस नहीं लिख रहे। फिर आगे चलते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 काम हमने कर लिए। अब हम तीसरे काम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, आप 1 बाय 1 काम करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम बना लें, फिर उसके बाद आप ये काम कर लें और यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप पहले जो मैंने ये बताया है इसको कर लें, ना कि आप सारी वीडियो को शुरू से एंड तक सुन लें और आपको कुछ भी समझ ना आए। पहले वाला भी सही समझ ना आए। पहली वीडियो 8 मिनट में थी, 8 मिनट में मैंने आपको वो बनाना सिखाया यूज़ केस डायग्राम। उसके बाद अगले 8 मिनट में मैंने उस यूज़ केस डायग्राम में जितने यूज़ केसेस थे उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी बताई। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अब उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिखने में क्योंकि टाइम ज़्यादा लगना है, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं अपने ग्रुप में कि भाई आपने 4 इसमें 5-7 यूज़ केस है उनको दे दें और अपने ग्रुप से कहें कि ये 4-4 5-5 डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो आपका काम ये ईजिली हो जाएगा, ना कि ग्रुप मेंबर और ग्रुप लीडर बैठ के अकेला ये सारे काम करता रहे। उसका फ़र्ज़ ये है कि वो यूज़ केस डायग्राम अकेला बना ले या फिर ग्रुप कॉल में बना ले और साथ में शेयर कर दे वो डायग्राम। इस तरह की डायग्राम जब उनके पास पहुंच जाएगी तो फिर वहाँ से देख के यूज़ केस ही लिखने हैं। तो आप डिवाइड कर लें कि कितने यूज़ केस मैं लिखती हूँ, इतने यूज़ केस आप लिखो वो बॉक्सेस में। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले में। यहाँ तक हम पहुँच के अब यहाँ पे आता है डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल जो कि हमारी डेटाबेस का मॉडल था ना, ये असल में ये हमारी डोमेन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये उसको बताता है। डोमेन मॉडल के बारे में बाद में बताऊंगा एंड पे। उससे पहले हम आसान काम पहले कर लेते हैं। हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करें। सीक्वेंस डायग्राम भी यूज़ केस से ही निकल रहा है, यूज़ केस के ऊपर ही बेस कर रहा है। तो इसलिए मैं तीनों जो एक चीज़ के ऊपर बेस कर रही हैं उनको बताने जा रहा हूँ। सीक्वेंस डायग्राम भी क्या है कि सिंपल आपने वो जो यूज़ केस में काम किया, जैसे आपने कहा कि एक यूज़र है, एक कस्टमर है या एक एडमिन है, वो लॉगिन करता है। आपने बता दिया वो लॉगिन करता है, वो सबसे पहले अपना पेज ओपन करता है, फिर यूज़र ने पासवर्ड एंटर करता है, फिर ये करता है, फिर वो लॉगिन पे बटन क्लिक करता है और फिर लॉगिन हो जाता है। अब इसी काम को आपने टाइम ड्यूरेशन में बताना है कि ये काम असल में कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने भी कुछ गाइड किया। अगर आप इस सारे को 2-2 3-3 दफ़ा पढ़ लेते हो फिर भी आप ये काम कर सकते थे। तो अब यहाँ पे क्या है, डिफाइनिंग सीक्वेंस, यानी कि एक एक्टर आएगा। एक्टर क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के क्लास के साथ वो कहेगा कि सबसे पहले जैसे लॉगिन है तो यहाँ पे वो लॉगिन सिस्टम या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। सिस्टम को वो लॉगिन यूज़र ने पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर वो आगे जाके डेटाबेस से चेक होगा और फिर वापस उसको कोई रिप्लाई मैसेज मिलेगा। तो ये मैसेजेस हैं जो हम प्रोवाइड करेंगे। तो बजाय हम इस सारे को समझें, हम यहाँ पे मैं आपको डायनामिकली बताता हूँ कि ये किस तरह से काम होना है। उसी प्रोजेक्ट में जिससे हम शुरू कर रहे हैं, मैं उसी प्रोजेक्ट में जाता हूँ और आपको सीक्वेंस डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे सीक्वेंस डायग्राम बनाए हुए हैं। मैं एक सीक्वेंस डायग्राम को बनाने का तरीका भी बताता हूँ और सीक्वेंस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी बता देता हूँ। ये है लॉगिन का सीक्वेंस डायग्राम। मैंने इसको ओपन कर लिया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो ये ऐसे ओपन हो गया। यहाँ पे इस तरह से ये काम होगा। देखिए, वैसे तो हमने सारा कुछ बताया था कि ये काम कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे किस तरह से करना है।
ये जो ऊपर बॉक्सेस हैं इनका मतलब है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले वाला एक्टर होता है, दूसरे वाला सिस्टम का कोई ऑब्जेक्ट होता है, तीसरे वाला भी कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो लॉगिन असल में होता कैसे है? लॉगिन ऐसी तरह से होता है कि यूज़र आता है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है मुझे लॉगिन फॉर्म दो, यानी कि वो लॉगिन के पेज के ऊपर या लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है। तो डेटाबेस से कोई काम नहीं होता, बल्कि जो सिस्टम है हमारा ऐप जो है वो उसे एक लॉगिन का पेज रिटर्न करेगी, यानी यहाँ तक कोई काम नहीं डेटाबेस रिलेटेड। फिर वो उस फॉर्म को फिल करेगा, यानी यहाँ तक फिल करेगा। फिल करने के बाद वो ईमेल और पासवर्ड एंटर करके फिर वो आगे भेजेगा। तो अब एप्लीकेशन जो है उसने रिसीव किया और उसने आगे डेटाबेस को भेजा कि इसे मैच करके बताओ क्या ये सही है या नहीं। और अगर सही होगा तो यूज़र को वो सेंड वैलिडेट रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स दे देगा कि सही है या नहीं है। और जो भी होगा उसके बाद हम उसके अगेंस्ट जो भी काम होगा उसको रिप्लाई मैसेज सेंड कर देंगे। अब आती है अगली वाली बात कि इसमें चीज़ें कौन सी हैं जो वाइवा में पूछी जा सकती हैं। वैसे भी आपने सबसे पहले जब बनाना है तो आपने सबसे एक्टर वाला ये ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे लेके आए तो इसका नाम है एक्टर। जैसे मैंने कहा कि लॉगिन कौन करेगा, हमेशा कोई यूज़र करेगा। अब यूज़र एक लाएंगे तो ये इसकी हम जो ये बना रहे हैं, हमें इसकी ये जो लंबी सी लाइन है इसे कहते हैं लाइफ लाइन। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लिखा हुआ है कि लाइफ लाइन क्या होती है। ये जो उसकी लाइन्स है ना कि वो कितनी देर एक्टिव रहेगा, ये उसकी लाइफ लाइन है, लेकिन ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद मैं एक और सिस्टम बनाता हूँ, जैसे कि लॉगिन करना है तो मुझे क्या करना है, सिस्टम के साथ लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम। इसमें कुछ फाउंड का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसे एरियल कर लीजिएगा, तो एरियल में ये सारा कुछ ठीक काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉगिन सिस्टम, या सिर्फ मैंने लिखा एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी सारी एप्लीकेशन एक कंटेक्स्ट पे बेस कर रही है, यानी एप्लीकेशन खुद से ही काम करवाती है। अब दो काम हो गए। यहाँ पे मैंने लिखा एप्लीकेशन, और इसे हम लिखेंगे एरियल में एप्लीकेशन, या इसे आप सिंपल ऐप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ऐप है। जब भी किसी यूज़र ने लॉगिन करना है तो वो सबसे पहले उसे कहेगा अपनी एप्लीकेशन को कि मुझे एक लॉगिन फॉर्म चाहिए, तो हम एक यहाँ से ये वाला मैसेज देंगे, इसे कहते हैं सेंड मैसेज। इसे लेने से पहले हमें क्या करना है, इस यूज़र को एक्टिव करना है। तो हम यहाँ से एक लाइफ लाइन पकड़ते हैं, ये है एक्टिवेशन। ये मैंने एक्टिवेशन पकड़ी, इसे यहाँ पे लगा दिया। अब एक्टिवेशन के बाद ही कोई काम हो सकता है। इसी को कॉपी करके कंट्रोल के साथ यहाँ पे, अब यूज़र एक लाइफ लाइन को मैसेज, जैसे ये डॉट्स बने हैं, यहाँ से क्लिक करूँगा, ये आ गया हमारे पास। इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं लिखा सेंड आप इसमें ये करें कि इसे शुरू से ही एरियल बना लें, और एक बना लेंगे तो फिर आपके पास ये काम आसान होगा। यहाँ पे मैंने लिखा अब सेंड लॉगिन रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब जो भी रिक्वेस्ट का रिप्लाई आएगा तो उसे दूसरे वाले एरो से हमने बताना है, ये वाला एरो, और यहाँ पे इस तरह से, और इसका रिप्लाई क्या आएगा, यानी रिटर्न जो भी आप नई चीज़ लेके आते हैं तो असल में आपकी इस फाउंड में होती है। तो आप इसे एरियल में जब तक कन्वर्ट नहीं करते आपको ये ज़्यादा अच्छे से नहीं करवा रहा। रिज़ल्ट, या फिर आप सारा बना के फिर भी इसे कन्वर्ट करते हैं। रिज़ल्ट या रिटर्न हमने लिखना था, रिटर्न लॉगिन पेज। ये एक लॉगिन पेज उसे प्रोवाइड करेगा, फिर वो अगली लाइफ लाइन ओपन करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर एक तीसरा भी इसमें आ जाएगा इंस्टेंस, जिसे डेटाबेस हम कहेंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। तो मैं आपको एक या दो इसके भी सेंड कर देता हूँ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा बनेगा। और एक्टिवेशंस वगैरह होंगी, इसे हम कहते हैं यूज़र्स या इंस्टेंसेस, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन। ये जो मैसेज है इसे हम कहते हैं सेंड मैसेज या फिर फॉरवर्ड मैसेज, और इसे हम कहते हैं रिप्लाई मैसेज। ये जो लंबी लंबी लाइन है इन्हें हम कहते हैं लाइफ लाइन्स। तो इस तरह से ये काम होगा। तो इसके बारे में और मज़ीद डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, ये इतने डीपर लेवल की डिटेल इसमें आप ना भी लिखें तो आपका काम हो जाएगा। स्क्रिप्ट्स कहते हैं जो हम ऊपर मैसेज लिखते हैं ना,
जो हम किसी एरो के ऊपर लिखते हैं उसे हम स्क्रिप्ट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, एक हैंडलर, नेटवर्क हैंडलिंग, बी हैंडलर, ये मैसेज सेंड कर रहा है, ये मैसेज रिसीव कर रहा है, इस तरह से आप इसे बनाएंगे। ये बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने हर एक यूज़ केस के अगेंस्ट, जितने भी आपने यूज़ केस बनाए हैं उसके अगेंस्ट आपने ये बनाने हैं। जैसे लॉगिन का भी अभी हमने बनाया, तो इसी तरह से बाकी सब के भी आपने सीक्वेंस डायग्राम बनाने हैं। यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके तो ये सीक्वेंस डायग्राम की पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ क्या है आपके पास, कोलैबोरेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम में आप अपनी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि किस तरह से वो आपस में डील कर रही है। तो इसका मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये यूज़ केसेस, आपके सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम बनाएं। यूज़ केस डायग्राम बनाने के बाद उसके यूज़ केस सिनेरियोज़ लिखें और फिर उसके बाद आप उसी के सीक्वेंस डायग्राम बनाएं। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।